हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रबंध के सिद्धांत का 5वां और अंतिम भाग। वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं श्रमिकों के कार्य में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, श्रमिकों के कार्य में वृद्धि। उनके विरोध करने का पहला कारण था श्रमिकों के कार्य में वृद्धि का होना। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ना आवश्यक हो गया, जिससे श्रमिकों पर कार्य का बोझ क्या हो गया, बढ़ गया। कार्य का बोझ बढ़ जाने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का भारी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत 8 नेता वाले संगठन को अपनाने से श्रमिकों पर एक साथ अनेक लोगों का नियंत्रण रहता है, जिसे श्रमिक पसंद नहीं करते हैं। 8 नेता वाली योजना आपको याद होगा, है ना। जिसे हम 8 बॉस वाली योजना भी बोलते हैं। उस योजना के तहत 8 तरह के नेता जो रहते थे, उन लोग के द्वारा नियंत्रण किया जाता श्रमिकों पर, जिसपे क्या होता, वो जो श्रमिक जो थे उस पसंद नहीं करते थे कि हमारे पे इतना ज़्यादा दबाव हो, इतना ज़्यादा नियंत्रण हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेकारी का भय। वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का कार्य बढ़ जाने से मजदूरों में बेकारी का भय बना हुआ रहता था। इसी के साथ प्रमापित कार्य क्षमता से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को भी कार्य से अलग कर दिया जाता था। अतः श्रमिकों में बेकारी का भाव सदैव बना रहता था, बेकारी का भय सदैव बना रहता था। इसलिए भी श्रमिकों द्वारा इसका विरोध किया गया। चौथा पॉइंट देखिए, श्रमिकों का शोषण। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अधिक होने से उत्पादन में वृद्धि जिस मात्रा में होती है, उस मात्रा में श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती। अतः इस प्रणाली में श्रमिकों का शोषण अधिक होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में आपने पढ़ा कि नए तकनीक का उपयोग किया जाता था, तो नए तकनीक का उपयोग करने से उत्पादन तो जरूर बढ़ रहा था, लेकिन उस हिसाब से श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिससे श्रमिकों का शोषण होना प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता का हनन। वैज्ञानिक प्रबंध जहाँ भी अपनाया जाता है, वहाँ पर श्रमिकों का अपना विवेक व्यर्थ होता है। श्रमिकों को प्रत्येक कार्य निर्देशानुसार करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें निर्धारित समय से पूर्व आराम करना भी वर्जित होता है। अतः श्रमिकों ने इस प्रणाली में स्वतंत्रता का हनन बताया। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वही करना होगा जैसा आप पहले से एक टाइम टेबल बना के रखा जाता था कि इतना काम करना है, उसके बाद ही ब्रेक मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इससे भी श्रमिकों द्वारा गलत माना गया, उनके द्वारा विरोध किया गया कि हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। श्रमिकों के कार्य के प्रति अरुचि। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि उत्पादन श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनेक बार कार्य करने का ढंग श्रमिक बेहतर तरीके से जानते हैं, किंतु वैज्ञानिक प्रबंध प्रणाली लागू करने से श्रमिकों के अनुभव और योग्यता का महत्व कम हो गया, जिससे श्रमिकों का महत्व कम हो जाता है। जहाँ पे बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ श्रमिक ज़्यादा अच्छे से कार्य करना जानते हैं, लेकिन वहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से काम करने का दबाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो अपना खुद का अनुभव होता है, जो खुद का विशिष्टीकरण वाला गुण होता है, उसका हनन होता है। तो यहाँ पे भी वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। अगला पॉइंट देखिए, स्वामी की शक्ति में वृद्धि। विशिष्टीकरण और मशीन का प्रयोग करने से श्रमिकों का महत्व कम हो जाता है, जिससे स्वामी जो होते हैं वो मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। इससे स्वामी व प्रबंधक शक्तिशाली हो जाते हैं, यह श्रमिकों के लिए हितकारी नहीं होता। अगला पॉइंट देखिए, केवल पूंजी का विकास। श्रमिकों का ऐसा मानना है कि वैज्ञानिक प्रबंध में केवल पूंजीपति का ही विकास होता है, मतलब जो पैसे वाले हैं वही आगे बढ़ते जाते हैं, पूंजीपति जो होते हैं उनका विकास होता है। श्रमिकों की क्रियाएं व मस्तिष्क एक सीमित दायरे तक ही सिमट कर रह जाती हैं, और इस प्रणाली के सहारे पूंजीपति मनमाने ढंग से अपना विकास करने में लगे रहते हैं। मतलब श्रमिकों का यहाँ पे ऐसा कहना होता है कि जो पूंजीपति हैं केवल उनका विकास होता है, श्रमिकों का विकास नहीं होता, क्योंकि उन्हें मजदूरी उस अनुपात में नहीं दी जाती जिस अनुपात में उनका फायदा होते रहता है। अगला पॉइंट देखिए, श्रम संघों की शक्ति में कमी।
वैज्ञानिक प्रबंध में श्रम संघों का कोई महत्व ही नहीं होता है और न ही उसके लिए कोई स्थान है। श्रम संघ मतलब जो श्रमिकों का एक संघ होता है, तो क्या बोलना चाहिए, श्रमिक संघ, जिसमें कि सब अपनी मांग को कह सकते हैं, अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं। उनकी बातों को उनका जो श्रम संघ का लीडर होता है वो आगे तक पहुंचाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में श्रम संघ का कोई महत्व ही नहीं होता और न ही इसके लिए कोई स्थान होता है। श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर देने से श्रमिक संघों की शक्ति में कमी आ जाती है, जो कि श्रम संघों के लिए अहितकारी होता है। श्रमिक जो लोग होते हैं उनको अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है ना। जैसे मरम्मत कार्य वाला वर्ग और कार्य करने वाला वर्ग, जो रिपेयरिंग करेगा, जो पैकिंग करेगा, सबका अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है श्रमिकों को। इससे उनके श्रम संघों की शक्ति में क्या होती है, कमी आ जाती है। चलिए इन 10 पॉइंट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। उनके विरोध करने का पहला कारण था श्रमिकों के कार्य में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों की जो कार्य क्षमता थी वो तो बढ़ गई, लेकिन उससे क्या हुआ, उनके कार्य का बोझ बढ़ गया, जिससे उनके कार्य वृद्धि हो गई और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। दूसरा पॉइंट देखा हमने, कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत 8 नेता वाले 8 बॉस स्कीम, जिसको बोलते हैं 8 नेता वाली योजना, उस संगठन को अपनाने से श्रमिकों पर अनेक साथ अनेक लोगों का नियंत्रण होने लगा। मतलब एक साथ अनेक लोगों का नियंत्रण रहने लगा, जिससे श्रमिक पसंद नहीं करते। हम लोग भी जानते हैं, अगर हमारे पर एक साथ बहुत सारे लोगों का नियंत्रण होने लगे तो हम उसका विरोध करने लगते हैं, हम नियंत्रण पसंद नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, बेकारी का भय। वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का कार्य बढ़ जाने से श्रमिकों में बेकारी का भय बना हुआ रहने लगा। मतलब उनको ऐसा लगने लगा मशीन का प्रयोग किया जाएगा और हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस डर से भी वो लोग इसका विरोध करने लगे। श्रमिकों का शोषण होने लगा। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अधिक होने से उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन जिस मात्रा में उत्पादन में वृद्धि होती थी उस मात्रा में श्रमिकों का मजदूरी नहीं बढ़ाया गया। अतः इस प्रणाली का भी श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, स्वतंत्रता का हनन। वैज्ञानिक प्रबंध जहाँ भी अपनाया जाता है वहाँ श्रमिकों पर अपना विवेक व्यर्थ होता है। मतलब वो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाते। श्रमिकों को प्रत्येक कार्य निर्देशानुसार ही करना पड़ता है, जहाँ तक कि निर्धारित समय से पूर्व उन्हें आराम करना भी वर्जित होता है। एक निर्धारित समय रहता है, उसी निर्धारित समय में ही वो आराम कर सकते हैं, उसके पहले उन्हें आराम करने का भी अधिकार नहीं होता है। अतः श्रमिकों ने इस प्रणाली में स्वतंत्रता का हनन बताया। अगला पॉइंट देखिए, श्रमिकों के कार्य के प्रति अरुचि। मतलब जो श्रमिक होते हैं और किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना भी जानते हैं, लेकिन उनकी कार्य ढंग को किनारे करके वैज्ञानिक तरीके को ही अपनाने पर जोर दिया जाता था, जिससे कि उनका जो अपना अनुभव है, योग्यता है, वो क्या हो गया, महत्वहीन होने लगा। इस वजह से भी श्रमिकों ने अपने कार्य के प्रति अरुचि दिखाई और वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया। स्वामी की शक्ति में वृद्धि। विशिष्टीकरण व मशीनीकरण के कारण श्रमिकों का महत्व कम हो जाता है, जिससे स्वामी किस पर निर्भर हो जाते हैं, मशीन पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। इससे स्वामी और प्रबंधक वर्ग तो शक्तिशाली होते हैं, यह श्रमिकों के लिए क्या होता है, अहितकारी होता है। मतलब स्वामी हर बात पे किस बात का दिखाते हैं कि हमारे पास मशीन है, ज़्यादा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है ना। तो मजदूरों की, श्रमिकों की कार्य क्षमता को लोग कम आंकते हैं, उसे कम समझते हैं और इससे क्या होता है, स्वामी की शक्ति में वृद्धि होती है मशीनों की वजह से। अगला पॉइंट देखते हैं, केवल पूंजी का विकास। केवल पूंजी का विकास में श्रमिकों का यह मानना है कि वैज्ञानिक प्रबंध में केवल पूंजीपति का ही विकास होता है। श्रमिकों की क्रियाएं व मस्तिष्क एक सीमित दायरे में ही रहकर रह जाती हैं, सिमट कर रह जाती हैं और इस प्रणाली के सहारे पूंजीपति मनमानी ही अपना विकास करने में लगे रहते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, श्रम संघों की शक्ति में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से श्रम संघों का कोई महत्व नहीं रह जाता और इसके लिए कोई स्थान भी नहीं होता, क्योंकि श्रमिकों का जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार अलग अलग वर्गीकृत कर दिया जाता है श्रमिकों को, और श्रमिकों की अलग अलग वर्गीकृत कर दिए जाने के कारण उनके जो संघ हैं, है ना, श्रम संघों की जो शक्ति है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जो कि श्रमिक संघ के लिए अहितकारी होता है। इन
10 कारणों की वजह से वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया। आगे हम देखते हैं टेलर एवं फ्योल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अंतर। तुलनात्मक अंतर मतलब कि उनकी कुछ समानताएं भी थी दोनों के सिद्धांतों में और कुछ असमानताएं भी थी। तो पहले हम टेलर और फ्योल के दृष्टिकोण में जो समानताएं थी, जो एक समान था उन दोनों में समानता, उसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे दोनों की असमानताएं। पहला पॉइंट है टेलर एवं फ्योल के दृष्टिकोण में समानताएं, प्रबंध की दशाओं में सुधार। टेलर और फ्योल दोनों ही क्या चाहते थे? प्रबंध की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। जो प्रबंध व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उस प्रबंध की दशा में दोनों सुधार लाना चाहते थे। दूसरा, मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक। दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। तीसरा पॉइंट, पूर्वानुमान व नियोजन को महत्व। दोनों ने पूर्वानुमान व नियोजन को विशेष महत्व दिया। जब भी सिद्धांत के अनुसार योजना बनाने में क्या किया? पहले से पूर्वानुमान लगाना कि हमें क्या करना है, उसके बाद योजना बनाने को दोनों ने ही महत्व दिया। चौथा पॉइंट देखिए, समकालीन। दोनों टेलर और फ्योल कैसे थे? समकालीन थे। मतलब 1841 ईस्वी से 1925 तक, 1841 से 1925 ईस्वी तक प्रबंध विशेषज्ञ दोनों ही थे। प्रबंध अर्जित प्रतिभा। दोनों ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। अर्जित प्रतिभा कहने का मतलब ये है कि प्रबंध का जो क्षमता है, प्रबंध की क्षमता जन्मजात बहुत लोगों में होती है, लेकिन अगर जन्मजात नहीं है तो उसे अर्जित भी किया जाता है। ऐसा दोनों ही प्रबंध शास्त्रियों ने कहा है। टेलर फ्योल ने कहा है प्रबंध कैसी प्रतिभा है? एक अर्जित प्रतिभा। इसे अर्जित किया जा सकता है प्रशिक्षण द्वारा, पढ़ाई द्वारा इसे सीखा जा सकता है। उच्च पदों का अच्छा ज्ञान। दोनों को प्रबंध के उच्च पदों का अच्छा ज्ञान था। सातवां पॉइंट देखिए, दोनों ने तकनीकी व वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया। टेलर का भी कहना था कि तकनीकी ढंग अपनाया जाए और फ्योल का भी कहना था कि तकनीकी व वैज्ञानिक ढंग से कार्य किया जाए तो उससे कम समय में उत्पादन अधिक हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, आठवां, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन। दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फ्योल ने 14 सिद्धांत और टेलर ने 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उच्च कोटि के इंजीनियर। दोनों ही क्या थे? उच्च कोटि के इंजीनियर थे। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं दोनों की समानता का, आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी को पद्धति को अपनाने पर जोर। दोनों ने ही आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। मतलब जिस तरह से श्रमिक कार्य करेंगे उस अनुसार उन्हें वेतन मिलना चाहिए। अगर उनका प्रमापित कार्य से ज़्यादा कार्य करते हैं तो उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए, कम करते हैं तो कम। और अगर वो उतना भी नहीं कर पाते हैं तो वो दंड के भागी होते हैं। मतलब उन पर कार्यवाही की जा सकती है, उन्हें सुधारात्मक रूप से सिखाया जा सकता है। तो दोनों ही आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। टेलर एवं फ्योल के दृष्टिकोण में समानताएं। पहला, प्रबंध की दशाओं में सुधार। दोनों ने ही प्रबंध की दशाओं में सुधार लाने का प्रयास किया। दूसरा, मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक। दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। पूर्वानुमान व नियोजन को दोनों ने ही महत्व दिया, विशेष रूप से महत्व दिया। दोनों ही टेलर और फ्योल दोनों ही समकालीन थे। समकालीन मतलब 1841 से 1925 तक ये दोनों ही प्रबंध विशेषज्ञ थे। पांचवा, प्रबंध अर्जित प्रतिभा। टेलर और फ्योल दोनों की ही दृष्टिकोण में समानता थी कि उन्होंने प्रबंध को एक अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। छठवां पॉइंट, उच्च पदों का अच्छा ज्ञान। दोनों को ही उच्च पदों का अच्छा ज्ञान था। तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने पर बल। दोनों ने ही तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया है। आठवां पॉइंट, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन। टेलर और फ्योल दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें आप लिख सकते हैं टेलर ने 12 सिद्धांत और फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।
9 नंबर का पॉइंट है उच्च कोटि के इंजीनियर, दोनों ही उच्च कोटि के इंजीनियर थे। और 10वां पॉइंट आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर। दोनों ही प्रबंध शास्त्रियों ने आधुनिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया है। अब हम देखते हैं टेलर और फ्यूल के दृष्टिकोणों में असमानताएं। टेलर और फ्यूल के दृष्टिकोण में पहले तो हमने समानता देखा, अब देखते हैं असमानताएं। पहला पॉइंट है समानताओं में अध्ययन केंद्र। आप इस तरह से चार्ट भी बना सकते हैं या फिर पॉइंट से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र में आप देख सकते हैं टेलर का अध्ययन केंद्र क्या था, श्रमिक, और फ्यूल का अध्ययन केंद्र कौन थे, प्रबंध, है ना। टेलर ने श्रमिक वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दिया था और फ्यूल ने प्रबंध वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दिया था। इस तरह हम कह सकते हैं अध्ययन केंद्र टेलर का श्रमिक और प्रबंध फ्यूल का प्रबंध। आप इसका छोटा सा चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगा। दूसरा है सिद्धांत। टेलर का सिद्धांत कैसा था, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जबकि फ्यूल के सिद्धांत कैसे हैं, प्रशासन के सिद्धांत। प्रयोग बिंदु, टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था, उन्होंने कारखाना पर ज़्यादा प्रयोग किए, है ना, श्रमिकों पर प्रयोग किए मतलब कारखाना पर प्रयोग किए। और फ्यूल का जो केंद्र प्रयोग बिंदु था वो क्या था, उच्च प्रशासन, उन्होंने उच्च प्रशासन पर प्रशासनिक रूप से कार्य पर ज़्यादा बल दिया, इसलिए फ्यूल को क्या कहा जाता है, प्रशासन का जनक कहा जाता है, प्रशासनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। और टेलर को कारखाना प्रबंध का जनक कहा जाता है। संगठन, अगला पॉइंट हम देखते हैं संगठन। टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन 8 बॉस वाली स्कीम को ज़्यादा अच्छा ठहराया, जबकि फ्यूल ने आदेश की एकता रेखा संगठन को उचित बताया। आदेश की एकता मतलब किसी एक व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए, रेखा संगठन मतलब जो क्या बोलते हैं आदेश है उन ऊपर से नीचे की ओर जाना, निवेदन नीचे से ऊपर की ओर जाना, एक क्रम से कार्य का किया जाना, इसको उन्होंने ज़्यादा उचित बताया। मतलब आदेश अगर है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से होते हुए आगे तक जाना चाहिए। और क्रियात्मक संगठन आप जानते हैं 8 बॉस वाली योजना, जिसमें टेलर ने 8 तरह के ग्रुप बना दिए थे, उस ग्रुप के अनुसार कार्य कराया जाता था। जैसे क्रियात्मक संगठन में कौन कौन से थे, कार्यक्रम लिपि, निर्देशक कार्ड लिपि, समय लागत लिपि, अनुशासन लिपिक, टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक, है ना। इस तरह से 8 नेता वाली योजना को टेलर ने उचित ठहराया, जबकि फ्यूल ने आदेश की एकता व रेखा संगठन को उचित बताया। अध्ययन व योगदान, टेलर का अध्ययन व योगदान कैसे था, निम्न स्तर श्रमिक से लेकर उच्च स्तर प्रबंधक तक, जबकि फ्यूल का अध्ययन व योगदान कैसा था, शुरू से ही उच्च स्तर का रहा। मतलब फ्यूल ने शुरू से उच्च स्तर को अपना अध्ययन का क्षेत्र बना के रखा और टेलर ने निम्न स्तर श्रमिक से लेकर उच्च स्तर तक कार्य किया। विशेषज्ञ, टेलर को कारखाना विशेषज्ञ कहा जाता है और फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ कहा जाता है। वर्तमान में सिद्धांतों का महत्व, टेलर के सिद्धांत वर्तमान में व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते, जबकि फ्यूल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रमों में लागू किए गए हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आधार, टेलर, फ्यूल, इस तरह से आप 3 खंड बना सकते हैं और 3 एक क्रम और बन सकता है ना, 4 पॉइंट आप बना सकते हैं क्रम करके। क्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले क्रम, फिर आधार, फिर टेलर और फ्यूल। अगर आप इस तरह से याद करें तो आसानी से याद भी हो जाएगा और आप जब लिखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल करके लिख सकते हैं। पहला है अध्ययन केंद्र, जिसमें श्रमिक, तो आप लिखेंगे टेलर ने अपना अध्ययन केंद्र श्रमिकों को बनाया, फ्यूल ने प्रबंध को अपना अध्ययन केंद्र बनाया। सिद्धांत, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पर बल दिया, फ्यूल ने प्रशासन के सिद्धांत पर बल दिया। प्रयोग बिंदु, टेलर का कारखाना था और फ्यूल का उच्च प्रशासन। संगठन, टेलर ने क्रियात्मक संगठन 8 बॉस योजना को उचित ठहराया, जबकि फ्यूल ने आदेश की एकता रेखा संगठन को उचित बताया। अध्ययन व योगदान, टेलर का अध्ययन व योगदान निम्न स्तर श्रमिक वर्ग से लेकर उच्च स्तर प्रबंधक वर्ग तक था, जबकि फ्यूल ने प्रारंभ से ही उच्च स्तर का प्रबंधक रहा। प्रारंभ से ही फ्यूल ने उच्च स्तर का ही अध्ययन किया। विशेषज्ञ, टेलर को कारखाना विशेषज्ञ कहा जाता है, फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ कहा जाता है।
वर्तमान में सिद्धांत का महत्व टेलर के सिद्धांत व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांतों का श्रमिकों ने विरोध किया था, जबकि फ्यूल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रमों में लागू किए गए हैं, अनेक जगह पर दिखाई देते हैं। हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं फ्यूल के सिद्धांत दिखाई देते हैं ना, टाइम टेबल में 8 स्कीम जो आदेश की एकता, ये सब अभी भी दिखाई देता है। इधर टेलर का सिद्धांत जो है क्रियात्मक संगठन, ये सब भी हमारे स्कूल में दिखाई देता है संगठन में, है ना, कि किस तरह से अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है सांस्कृतिक। तो कुल मिला के दोनों तरह के जो प्रबंध है ना, प्रबंध के सिद्धांत है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिखाई देते ही हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते हैं टेलर और फ्यूल दोनों के विचार परस्पर पूरक हैं। दोनों में से किसी का भी काम एक दूसरे की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। टेलर ने प्रबंध का विकास नीचे से ऊपर की ओर करने का प्रयास किया है, जबकि फ्यूल ने ऊपर से नीचे की ओर। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि टेलर और फ्यूल के सिद्धांत को समझाइए, टेलर और सिद्धांत की असमानता समानता को स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर है, तो आपको पहले समानता लिखना होगा, फिर असमानता लिखना होगा, और उसके बाद आपको इस तरह से निष्कर्ष भी निकालना होगा। तब आपका प्रश्न पूरा पूरा कंप्लीट हो पाएगा। आगे मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ आपको। प्रबंध के सिद्धांतों की कोई 4 विशेषता बताइए। प्रबंध के सिद्धांतों की सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। टेलर के सिद्धांतों को समझें, जिनमें इन 4 पॉइंट को विशेष रूप से आप समझाएंगे। मानसिक क्रांति का सिद्धांत, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन सिद्धांत, प्रयोगों का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत, आदेश की एकता के सिद्धांत तथा क्रियात्मक फोरमेंशिप पद्धति में आप क्या विरोधाभास पाते हैं और क्यों। मजदूरों की कार्यक्षमता को उन्नत करने में गति अध्ययन कैसे सहायक है। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 बिंदु दीजिए। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी पद्धति किस प्रकार काम करती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फ्यूल के कोई 6 सिद्धांतों को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ एवं दोषों की चर्चा कीजिए। इसका सर्वाधिक विरोध श्रमिकों द्वारा क्यों किया गया। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं फ्यूल के सिद्धांत परस्पर पूरक हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं, कोई 4 कारण बताइए। थैंक यू कहने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बीच का एक दिखा देती हूँ, जो कि शायद गलती से मेरे स्लाइड में आ गया, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। हमने क्विज कंपटीशन कराया था ऑनलाइन स्टडी में, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, उसका उसका ये रूल था जो स्लाइड में आ गया है। अब आ गया है तो मैं बता देती हूँ। मैं एक क्विज आप लोगों के साथ भी कर लूँगी। इस लिंक को स्क्रीनशॉट लेकर नोट करने का उसमें नियम था इस तरह से। इस लिंक को गूगल में टाइप करें, प्रश्न पत्र का सही उत्तर पर क्लिक करें, अंत में सबमिट कर क्लिक करें, अपना अंक जाने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक करें। इस तरह का मैंने क्वेश्चन दिया था, ऑनलाइन था यह। तो ये क्विज मैं फिर से आप लोग के साथ भी कर लूँगी। फिलहाल ये बीच में आ गया था तो मैं इसके बारे में बता दी आपको। फिर आज हमारा ये लास्ट एपिसोड था, इसका लास्ट लेक्चर था प्रबंध के सिद्धांत का। अगर कोई परेशानी आपको आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर होने से रह गया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके अलावा और कुछ आपको जानना हो, कुछ पूछना हो चैप्टर से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।